कुछ कहानियाँ सिर्फ प्यार की नहीं होती, कुछ कहानियाँ इंसान की कमज़ोरी, समझ की बेड़ियों और उस मोहब्बत की होती है जो चुप रहकर भी ज़िंदा रहती है। गुनाहों का देवता एक ऐसी कहानी जहाँ प्यार गुनाह बन जाता है और गुनाह ही इंसान का सबसे बड़ा सच। ये कहानी है चंदर और सुधा की, जहाँ जज्बात सच्चे हैं पर दुनिया के उसूल झूठे। अगर आपने कभी किसी से टूट कर प्यार किया है या अपनी मोहब्बत को खुद से छुपाना पड़ा है, तो ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी। आइए सुनते हैं गुनाहों का देवता। अगर पुराने ज़माने की नगर देवता और ग्राम देवता की कल्पनाएं आज भी सामान्य होती, तो मैं कहती कि इलाहाबाद का नगर देवता ज़रूर कोई रोमांटिक कलाकार है। ऐसा लगता है कि इस शहर की बनावट, गठन, जिंदगी और रहन सहन में कोई बंधे बंधाए नियम नहीं, कहीं कोई कसाव नहीं। हर जगह एक स्वच्छ खुलाव, एक बिखरी हुई सी अनियमितता, बनारस की गलियों से भी पतली गलियां और लखनऊ की सड़कों से भी चौड़ी सड़कें, यॉर्कशायर और ब्राइटन के उपनगरों का मुकाबला करने वाले सिविल लाइन्स और दलदलों भरी गंदगी को मात करने वाले मोहल्ले। मौसम में भी कोई समान नहीं था, कोई संतुलन नहीं। सुबह मलयजी, दोपहर अंगारी, तो शामें रेशमी। धरती ऐसी कि सहारा के रेगिस्तान की तरह बालू भी मिले, मालवा की तरह हरे भरे खेत भी मिले और उसर और परती की भी कमी नहीं। सचमुच लगता है कि प्रयाग का नगर देवता स्वर्ग कुंजों से निर्वासित कोई मनमौजी कलाकार है। किसी जिसके सृजन में हर रंग के डोरे हैं और चाहे जो हो, मगर इधर क्वार कार्तिक तथा उधर बसंत के बाद और होली के बीच के मौसम से इलाहाबाद का वातावरण और पैंजी के फूलों से भी ज़्यादा खूबसूरत और आम के बोरों की खुशबू से भी ज़्यादा महकदार होता है। सिविल लाइन्स हो या अल्फ्रेड पार्क, गंगा तट हो या खुसरो बाग, लगता है कि हवा एक नटखट दोशीज़ा की तरह कलियों के आंचल और लहरों के मिजाज से छेड़खानी करती चलती है। और अगर आप सर्दी से बहुत नहीं डरते, तो आप ज़रा एक ओवरकोट डालकर सुबह सुबह घूमने निकल जाएं, तो इन खुली गलियों की जगह की जो फ़िज़ा है, इठलाकर आपको अपने जादू में बांध लेगी। ख़ास तौर पे पाँव फटने के पहले तो आपको एक बिल्कुल नई अनुभूति होगी। बसंत के नए नए मौसमी फूलों के रंगों से मुकाबला करने वाली हल्की सुनहरी बाल सूर्य की अंगुलियां सुबह की राजकुमारी के गुलाबी वक्ष पर बिखरे हुए भौराले गेसुओं को धीरे धीरे हटाती जाती है और क्षितिज पर सुनहली तरुणाई बिखर पड़ती है। एक ऐसी ही खुशनुमा सुबह थी, और जिसकी कहानी मैं कहने जा रही हूँ, वह सुबह से भी ज़्यादा मासूम युवक, प्रभाती गाकर फूलों को जगाने वाले देवदूत की तरह अल्फ्रेड पार्क के लॉन पर फूलों की सरजमी के किनारे किनारे घूम रहा था। कत्थई स्वीट पी के रंग का पश्मीने का लंबा कोट, जिसका एक कॉलर उठा हुआ था और दूसरे कॉलर में सरों की एक पत्ती बटन होल में लगी हुई थी। सफ़ेद मक्खन जीन की पतली पैंट और पैरों में सफ़ेद जरी की पेशावरी सैंडलें, भरा हुआ गोरा चेहरा और ऊंचे चमकते हुए माथे पर झूलती हुई एक रूखी भरी लट। चलते चलते उसने एक रंग बिरंगा गुच्छा इकट्ठा कर लिया था और रह रहकर वह उसे सूंघ भी लेता था। पूरब के आसमान की गुलाबी पंखुड़ियाँ बिखरने लगी थी और सुनहरे पराग की एक बौछार सुबह के ताज़े फूलों पर बिछ रही थी। अरे सुबह हो गई, उसने चौंक कर कहा और पास ही एक बेंच पर बैठ गया। सामने से एक माली आ रहा था। क्यों जी, लाइब्रेरी खुल गई?
अभी नहीं बाबूजी, उसने जवाब दिया। फिर वह संतोष से बैठ गया और फूलों की पंखुड़ियाँ नोच नोच कर नीचे फेंकने लगा। ज़मीन पर बिछाने वाली सोने की चादर परतों पर परतें बिछती जा रही थी और पेड़ों की छाएं का रंग गहराने लगा था। उसकी बेंच के नीचे फूलों की चुनी हुई पत्तियां बिखरी थीं और अब उसके पास सिर्फ एक ही फूल बाकी रह गया था। हल्के फालसई रंग के उस फूल पर गहरे बैंगनी डोरे थे। हेलो कपूर, अचानक किसी ने पीछे से कंधे पर हाथ रखकर कहा। यहाँ क्या झक मार रहे हो सुबह सुबह? उसने मुड़कर पीछे देखा। आओ ठाकुर साहब, आओ बैठो यार, लाइब्रेरी खुलने का इंतज़ार कर रहा हूँ। क्यों? यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी चाट डाली? अब इसे तो शरीफ लोगों के लिए छोड़ दो। हाँ, शरीफ लोगों के लिए ही छोड़ रहा हूँ। डॉक्टर शुक्ला की लड़की है ना वहाँ, इसकी मेंबर बनना चाहती थी, तो मुझे आना पड़ा। उसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। डॉक्टर शुक्ला तो पॉलिटिक्स डिपार्टमेंट में है। नहीं, वो गवर्नमेंट साइकोलॉजिकल ब्यूरो में। और तुम पॉलिटिक्स में रिसर्च कर रहे हो? नहीं, इकोनॉमिक्स में। बहुत अच्छा, तो उनकी लड़की को सदस्य बनवाने आए हो? कुछ अजीब स्वर में ठाकुर ने कहा। छी। कपूर ने हंसते हुए कुछ अपने आप को बचाते हुए कहा, यार तुम तो जानते हो कि मेरा उनसे कितना घरेलू संबंध है। जब से मैं प्रयाग में आया हूँ उन्हीं के सहारे हूँ और आजकल तो उन्हीं के यहाँ पढ़ता लिखता भी हूँ। ठाकुर साहब हंस पड़े। अरे भाई, मैं डॉक्टर शुक्ला को नहीं जानता क्या? उनके जैसा भला आदमी मिलना मुश्किल है। तुम सफाई व्यर्थ में दे रहे हो। ठाकुर साहब यूनिवर्सिटी के उन विद्यार्थियों में से थे जो बराए नाम विद्यार्थी होते हैं और कब तक वे यूनिवर्सिटी को सुशोभित करते रहेंगे इसका कोई निश्चय नहीं है। एक अच्छे खासे पैसे वाले व्यक्ति थे और घर के तालुकेदार हंसमुख, जो मज़े लेने वाले मगर दिल के साफ, निगाह के सच्चे। एक बात बोलें तो मैं स्वीकार करता हूँ कि तुम्हारी पढ़ाई का सारा श्रेय डॉक्टर शुक्ला को है। तुम्हारे घर वाले तो कुछ खर्चा भेजते नहीं, उनसे अलग होकर ही तो आया था। समझ लो कि इन्होंने किसी न किसी बहाने मदद की है। अच्छा आओ, तब तक लोटरा पॉइंट तक ही घूम लें, फिर लाइब्रेरी भी खुल जाएगी। दोनों उठकर कमल सरोवर की ओर चल दिए, जो पास में ही बना हुआ था। सीढ़ियाँ चढ़कर ही उन्होंने देखा कि एक सज्जन किनारे बैठे कमलों की ओर एकटक देखते हुए ध्यान में लीन है। छिपकली से दुबले पतले बालों की एक लट माथे पर झूमती हुई। कोई प्रेमी है या कोई फिलॉसफर है? देखा ठाकुर? नहीं यार, दोनों से निष्कृत कोटि के जीव हैं। ये कवि हैं, मैं इन्हें जानता हूँ। ये रविंद्र विसरिया है, एमए में पढ़ता है। आओ मिलाएं तुम्हें। ठाकुर साहब ने एक बड़ा सा घास का तिनका तोड़कर पीछे से चुपके से जाकर उसकी गर्दन गुदगुदाई। बिसरिया चौंक उठा, पीछे मुड़कर देखा और बिगड़ गया। ये क्या बदतमीजी है ठाकुर साहब? मैं कितने गंभीर विचारों में डूबा था और अचानक बड़े विचित्र स्वर में आंखें बंद कर बिसरिया बोला, आह कैसा मनोरम प्रभात है। मेरी आत्मा में घोर अनुभूति हो रही थी। कपूर बिसरिया की मुद्रा पर ठाकुर साहब की ओर देखकर मुस्कुराया और इशारे में बोला, हाय यार, शगल की चीज़ है, छोड़ो ज़रा। ठाकुर साहब ने तिनका फेंक दिया और बोला, माफ़ करना भाई बिसरिया, बात यह है कि हम लोग कवि तो है नहीं, इसलिए समझ नहीं पाते। क्या सोच रहे थे तुम? बिसरिया ने आंखें खोली और एक गहरी सांस लेकर बोला, मैं सोच रहा था कि आखिर प्रेम क्या होता है,
क्यों होता है? कविता क्यों लिखी जाती है? फिर कविता के संग्रह उतने क्यों नहीं बिकते जितने उपन्यास या कहानी संग्रह? बात तो गंभीर है, कपूर बोला। जहाँ तक मैंने समझा और पढ़ा है, प्रेम एक तरह की बीमारी होती है, मानसिक बीमारी, जो मौसम बदलने के दिनों में होती है। मसलन क्वार कार्तिक या फागुन चैत, उसका संबंध रीढ़ की हड्डी से होता है। और कविता एक तरह की स्निपात होता है। मेरा मतलब आप समझ रहे हैं मिस्टर बिसरिया? आप समझ रहे हैं ना मिस्टर सिबरिया? सिबरिया नहीं, बिसरिया, ठाकुर साहब ने टोका। बिसरिया ने कुछ उज्जल, कुछ परेशानी और कुछ गुस्से से उनकी ओर देखा और बोला, क्षमा कीजिए, आप या तो फ्रायडवादी हैं या प्रगतिवादी, और आपके विचार सर्वदा विदेशी हैं। मैं इस तरह के विचारों से घृणा करता हूँ। कपूर कुछ जवाब देने ही वाला था कि ठाकुर साहब बोले, अरे भाई, बेकार उलझ गए तुम लोग। पहले परिचय तो कर लो आपस में। ये हैं श्री चंद्र कुमार कपूर, विश्वविद्यालय में रिसर्च कर रहे हैं। और आप हैं श्री रविंद्र बिसरिया, इस वर्ष MA में बैठ रहे हैं। बहुत अच्छे कवि हैं। कपूर ने हाथ मिलाया, फिर गंभीरता से बोला, क्यों साहब, आपकी दुनिया में और कोई काम नहीं रहा जो आप कविता करते हैं? बिसरिया ने ठाकुर साहब की ओर देखा और बोला, ठाकुर साहब, ये मेरा अपमान है। मैं इस तरह के सवालों का आदी नहीं हूँ। और उठ खड़ा हुआ। अरे बैठो बैठो। ठाकुर साहब ने हाथ खींचकर बिठा लिया। देखो कपूर का मतलब तुम समझे नहीं। उसका कहना ये है कि तुम में इतनी प्रतिभा है कि लोग तुम्हारी प्रतिभा का आदर नहीं करना जानते। इसलिए उन्होंने सहानुभूति में तुमसे कहा कि तुम और कोई काम क्यों नहीं करते, वरना कपूर साहब तुम्हारी कविता के बड़े शौकीन हैं, मुझसे बार बार तारीफ करते हैं। बिसरिया पिघल गया और बोला, क्षमा कीजिए, मैंने गलत समझा। अब मेरा कविता संग्रह छप रहा है, मैं आपको अवश्य भेंट करूँगा। और फिर बिसरिया ठाकुर साहब की ओर मुड़कर बोला, अब लोग मेरी कविताओं की इतनी मांग करते हैं कि मैं परेशान हो गया हूँ। अभी कल त्रिवेणी के संपादक मिले, कहने लगे अपना चित्र दे दो। मैंने कहा कि कोई चित्र नहीं है, तो पीछे पड़ गए। आखिरकार मैंने आइडेंटिटी कार्ड उठाकर दे दिया। वाह, कपूर बोला, मान गए आपको हम। आप तो राष्ट्रीय कविताएं लिखते हैं या प्रेम की? जब जैसा अवसर हो, ठाकुर साहब ने जड़ दिया। वैसे तो यह वारफ्रंट का कवि सम्मेलन, शराबबंदी कॉन्फ्रेंस का कवि सम्मेलन, शादी ब्याह का कवि सम्मेलन, साहित्य सम्मेलन का कवि सम्मेलन, सभी जगह बुलाए जाते हैं। बड़ा यश है इनका। बिसरिया ने प्रशंसा से मुग्ध होकर देखा, मगर फिर एक गर्व का भाव मुंह पर लाकर गंभीर हो गया। कपूर थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, तो कुछ हम लोगों को भी सुनाइए ना। अभी तो मूड नहीं है, बिसरिया बोला। ठाकुर साहब बिसरिया को पिछले 5 सालों से जानते थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि बिसरिया किस समय और कैसे कविता सुनाता है। अंत बोले, ऐसे नहीं कपूर, आज शाम को आओ, ज़रा गंगा जी चलें, कुछ बोटिंग करें, कुछ खाना पीना खाएं, तब कविता भी सुनना। कपूर को बोटिंग का बहुत शौक़ था, फ़ौरन राज़ी हो गया और शाम का विस्तृत कार्यक्रम बन गया। इतने में एक कार उधर से लाइब्रेरी की ओर गुजरी। कपूर ने देखा और बोला, अच्छा ठाकुर साहब, मुझे तो इजाज़त दीजिए, अब चलूँ लाइब्रेरी में। वो लोग आ गए। आप कहाँ चल रहे हैं? मैं ज़रा जिम खाने की ओर जा रहा हूँ। अच्छा भाई, तो शाम को पक्की रही? बिल्कुल पक्की, कपूर बोला और चल दिया।